मोतीलाल ओसवाल ग्रोथ एंकर्स फंड, जो कि एक AIF कैटेगरी 3 प्रोडक्ट है मोतीलाल ओसवाल AMC का। और ये प्रोडक्ट है क्या, उसके बारे में जानने के लिए लेट्स गो थ्रू कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट क्या है। तो जैसे कि नाम है मोतीलाल ओसवाल ग्रोथ एंकर्स फंड। यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उन कंपनीज़ में जहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा या सबसे बेहतर हो, या कम से कम 26% हो। अब ये हम क्यों देख रहे हैं कि प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए? उसके लिए आप अगर स्क्रीन पे देख पाएँ तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं कुछ कंपनीज़ के, जो कि प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज़ रही हैं और आज की डेट में वो कितनी बड़ी बन चुकी हैं। TCS लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। टाटा ग्रुप की जो सबसे ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज़ हैं या सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो टाटा ग्रुप के ही हैं, विच इज़ अ प्रमोटर ड्रिवन कंपनी। वेदांत फैशंस की बात करें, जो कि मान्यवर नाम से इनका ब्रांड सबसे पॉपुलर है। ये सबसे जल्दी वैल्यू क्रिएट अपने लिए इस कंपनी ने किया है। इट्स अगेन अ प्रमोटर ड्रिवन कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर्स रहे हैं, सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी रही है और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी रही है। तो अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज़ हैं। इनमें ना ही कोई गवर्नमेंट स्टेक रहा है और ना ही ये MNC ड्रिवन रही हैं। तो अगर हम बात करें, आप देख पा रहे होंगे कुछ चेहरे अपनी स्क्रीन पे, जहाँ पे ये सारे कुछ ऐसे बिजनेस टाइकून्स हैं जिन्होंने अपनी दम पे अपनी कंपनीज़ को एक छोटे लेवल से स्टार्ट करके आज की डेट में बहुत बड़ा बना दिया है। और इसीलिए हमें लगता है कि अगर प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाए, जिनमें कंपनी के मालिक का या उनके की पर्सनल CEO CFOs का अपना स्टेक कम से कम 26% हो, तो वो कंपनी सबसे बेहतर कर सकती हैं। ये सिर्फ कोई एक थियोरेटिकल बात नहीं है। अगर हम डेटा पे जाएं तो आप देखेंगे कि ये रामदेव अग्रवाल जी की वेल्थ क्रिएशन स्टडी जो है उसके अंदर भी ये निकल के आया है कि जो टॉप 10 वेल्थ क्रिएटर्स हैं पिछले 25 सालों में, चाहे वो फास्टेस्ट कंपनीज हो, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज, चाहे वो बिगेस्ट ग्रोइंग कंपनीज हो, या चाहे वो कंसिस्टेंटली जिन्होंने रिटर्न बना के दिया हो पिछले 25 सालों में, अगर आप देखेंगे तो ये जो भी ऑरेंज डॉटेड कंपनीज हैं ये सारी प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज हैं। तो majority ऑफ द कंपनीज पिछले 25 सालों में जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया है क्लाइंट्स को, वो प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज रही हैं। तो ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये डेटा के साथ, प्रूवन हिस्टोरिकल डेटा के साथ ये हम देख सकते हैं कि प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज जो हैं उन्होंने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू गवर्नमेंट कंपनीज या फिर MNCs। और अगर हम जाएं कि हम इस वक्त इस थीम पे क्यों काम कर रहे हैं, पिछले 25 सालों की बात तो कर ली, लेकिन आने वाले 25 साल क्या लग रहे हैं। तो आप सामने देख सकते हैं कि हमारी जो रैंक है इंडिया की इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वो पिछले 5 सालों में 142 से 62 हो गई है। अगर आप यहाँ देखें तो हम लोग 142 रैंक में थे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 2015 में, आज हम लोग 62 रैंक पे हैं। और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से है। अगर आप देखिए तो ये 10 पैरामीटर्स हैं जहाँ पे हम लोगों के पॉइंट्स जो हैं पहले 15 में क्या थे और आज क्या है वो आप देख पाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द पैरामीटर्स में हम लोग के पॉइंट्स जो हैं वो बेहतर हुए हैं। इसी वजह से हमारी रैंकिंग पिछले 5 सालों में 142 से कम होके 62 पे आ गई है। तो पहला रीज़न तो ये है कि आज की डेट में बिज़नेस करना हमारी कंट्री में किसी भी कंपनी के लिए ज़्यादा आसान हो गया, किसी बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा बेहतर हो गया है। अगर मैं अगला रीज़न बताऊं आपको कि क्यों प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज अगले 25 साल या 20 साल भी बेहतर करने वाली हैं, सबसे बड़ा रीज़न उसमें होगा PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है और वो कई सारे पैरामीटर्स जैसे कि रॉ मटेरियल, लैंड और इंपोर्ट्स, इन सब पे इंडियन बिजनेसमैन्स को काफ़ी सब्सिडी दे रही है। अगर सब्सिडी इन सब चीज़ों पे मिलेगी तो अल्टीमेटली व्यापारियों का या बिजनेसमैन्स का मार्जिन अपने आप ही बेटर होगा। और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है अगले 10, 15, 20, 25 सालों में। अगर हम डेटा की तरफ देखें तो एक्सपेक्टेड ये है कि अगले 5 सालों में, सिर्फ अगले 5 सालों में 8x जंप आ सकता है GDP में
थ्रू दी सेक्टर्स बिकॉज ऑफ PLI, यानी कि टेलीकॉम, टेक्सटाइल, फूड, फार्मा, बैटरी, ऑटोज, मोबाइल, इनमें अगर आप देखो तो परसेंटेज वाइज दे रखा है कि ये अगले आने वाले 5 सालों में GDP में इंक्रीमेंटल कितना कंट्रीब्यूशन देंगे। दिस इज द इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। तो आप देखिए ये कंट्रीब्यूशन अपने आप में इतना बड़ा होने वाला है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी सारी नई कंपनीज, प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज कितनी बड़ी बन सकती हैं आने वाले 5 से 7 सालों में। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव एक बहुत बड़ा गेम चेंजर प्रूव हो सकता है आने वाले सालों में। उसके अलावा अगला रीज़न अगर हम बात करें तो हम लोग एज अ कंट्री सबसे लोएस्ट वेजेस पे हैं लेबर कॉस्ट में कंपेयर टू ऑल द कॉम्पिटिशन कंट्रीज। अगर आप देखो तो चाइना कितने ऊपर है और हम देखें कि आज की डेट में कहाँ पे हैं इन टर्म्स ऑफ आर वेजेस। तो कई सारे बिजनेसमैन के लिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है कि वो अगर बिजनेस या फैक्ट्री कोई रन कर रहे हैं तो दे विल हैव द चीपेस्ट लेबर इन इंडिया कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। ये एक बाहर की कंपनी या कोई फॉरेन कंपनी जो कि यहाँ पे आके प्लांट लगाना चाहती है उनके लिए भी एक बेनिफिशियल डेटा है। अगला डेटा इंडिया और चाइना अगर हम कंपेयर करें तो आज की डेट में हमारी वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू चाइना की वर्किंग पॉपुलेशन। तो जो चाइना 1990s में था आज हम उस लेवल पे हैं। हमारे 25 साल से लेकर 50 साल या 45 साल की वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो 60% अबव है कंपेयर टू चाइना, जहाँ पे उनकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो अब काफ़ी कम परसेंटेज पे आ गई है। अगर आप देखेंगे तो वो 12% के करीब या 13% के करीब है, विच इज़ द वर्किंग पॉपुलेशन। तो इट इज़ अ साइन दैट हम लोगों के लिए काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं हमारी कंट्री में आज की डेट में बजाय रिटायर होने वाले लोगों के। और अगला डेटा दिखा रहा है कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो लार्ज लिस्टेड कंपनीज हैं उनका क्या रहा है। तो आप देखें 2000 से लेकर 2022 का डेटा है और हम देख पा रहे हैं कि जो ये लेवरेजिंग लेवल्स है, लेवरेजिंग लेवल्स होता है कि कितनी उधारी है कंपनी पे, उसने अपना उधार कितना कम कर लिया है, देनदारी कितनी कम कर ली है। अगर आप देखेंगे तो लगभग वापस 2000 या उससे भी नीचे लेवल्स पे आ गया है, सन 2000 से भी नीचे लेवल्स पे। ये अगर इसका मतलब ये होता है कि कंपनीज के पास आज की डेट में कैश है या प्रॉफिट है, उधारी देनदारी कम हो गई है, यानी कि वो अपने केपेक्स पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि अपने बिजनेस को आगे और बेहतर किया जा सके या बढ़ाया जा सके। तो ये और रीजंस हैं कि क्यों इंडिया अगले 10, 15, 20 सालों में बेहतर करने जा रहा है और बिजनेसमैन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल माहौल बन रहा है। पॉलिटिकली हम लोग काफ़ी स्टेबल हैं, तो वो भी एक अलग एक और रीज़न है कि क्यों प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज बेहतर करेंगी। अब किसी भी इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखें तो उसमें दो सबसे मेन रीज़न होते हैं उस पैसे को इन्वेस्ट करने के। पहला कि जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो प्रिजर्व रहे, यानी कि उसकी सेफ्टी रहे, और दूसरा जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपको अच्छा रिटर्न बना के दे। तो हम जो प्रोडक्ट की आज बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल ग्रोथ एंकर्स फंड, उसमें कैपिटल प्रिजर्वेशन के साथ साथ कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों का सबसे ज़्यादा जो फोकस है इन दो चीज़ों पे ही है कि पैसा एक तो जो इन्वेस्ट हुआ है वो सेफ रहे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बावजूद, सेफ का मतलब कोई गारंटी रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, बट सेफ का मतलब है कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स अप्लाई किए जाएं जहाँ से कि पैसा या कैपिटल डिटीरियरेट ना हो बल्कि ज़्यादा बेहतर रिटर्न बना के दे और जो इन्वेस्ट किया है वो पैसा भी काफ़ी सेफली मैनेज हो। सो हम लोग वो कैसे कर रहे हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन? बाय फोकस ऑन क्वालिटी बिजनेस रन बाय ग्रेट मैनेजमेंट, बॉट एट रीजनेबल प्राइस एंड अप्लाइंग ऑन अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। फंड मैनेजर ने कुछ ऐसे फ्रेमवर्क डिज़ाइन किए हैं जहाँ पे वो कुछ ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करे जो कि हाई क्वालिटी बिजनेस हैं, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है, ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट है, और जो प्राइस है उन कंपनीज़ का वो अभी ओवर वैल्यूड नहीं है, और रिस्क जो है वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है जब आप ये 3-4 चीज़ें ऑलरेडी कंसिडर कर लेते हैं। यानी कि आपकी कैपिटल प्रिजर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए ये पैरामीटर्स बड़े ज़रूरी हैं। और कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए हम क्या कर रहे हैं? बाय पार्टिसिपेटिंग इन सेक्टर्स एंड थीम्स फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टेलविंड्स एंड अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन द मीडियम टर्म। सो ऐसे सेक्टर्स, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जो कि आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त कर सकती हैं, और क्योंकि उनके पास पोटेंशियल है ज़्यादा बेहतर करने की, तो आपके रिटर्न या कैपिटल अप्रिसिएशन के प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है।
अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या, तो ये फ्रेमवर्क है। हम लोग टॉप 500 कंपनीज जो निफ्टी की हैं उसमें से हम लोग कुछ ऐसी कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं जिनमें सबसे पहला फ़िल्टर हम लगा रहे हैं कि मिनिमम 26% प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। इसमें हम लोग ईसॉप्स भी काउंट करेंगे ऑफ द की मैनेजमेंट, दैट जैसे कि सीओओ, सीईओ, सीएफओ, ये सारे लोग जो कि बहुत क्रिटिकल रोल्स में होते हैं कंपनीज़ में, उनके ईसॉप्स भी काउंट करके मिनिमम प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है वो 26% होनी चाहिए। एक्सेप्शंस आर फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल सेक्टर को के अलावा बाकी कंपनीज जो हैं वो इसी मापदंड पे सिलेक्ट की जाएंगी। अगला पैरामीटर होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 करोड़ रुपए कम से कम होना चाहिए साल दर साल कंपनी का। तो पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ या 2 साल या 3 साल में उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 करोड़ रुपए है या नहीं, ये अगला पैरामीटर है। अगर आप देखेंगे 500 में से जब मैंने पहला फिल्टर लगाया 26% वाला प्रमोटर होल्डिंग का, तो सिर्फ 300 से 320 कंपनी रह गई। जब मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 करोड़ रुपए लगाया तो 260 से 280 कंपनी रह गई। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एफिशिएंसी, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पैसा हम लोग या बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, उस पैसे पे उसका हर साल का प्रॉफिट 15% कमाना चाहिए उसको। तो जो भी इन्वेस्ट किया उसने इस साल अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट पे उसका जो रिटर्न है दैट शुड बी 15%। इट इज़ कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना पैसा लगाया एज अ कैपिटल उस पर 15% उसने कमाया है नहीं, ये अगला फिल्टर है। जब ये लगाते हैं फिल्टर तो सिर्फ 150 से 170 कंपनी रह जाती हैं 500 में से। अगला फिल्टर क्यू जैसे कि रामदेव अग्रवाल जी का ऑलरेडी ये सब बहुत पॉपुलर फिलोसफी है, जहाँ पे वो क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी और प्राइस, ये 4 चीज़ों के अपने एक पैरामीटर सेट किए हुए हैं किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई करने से पहले। क्वालिटी में वो क्वालिटी ऑफ बिजनेस और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के बाद और बिजनेस के बाद वो देखते हैं ग्रोथ इन अर्निंग्स, कि एटलीस्ट 15% या उससे ऊपर प्रॉफिट साल दर साल है या नहीं कंपनी का। इसके अलावा लॉन्जेविटी, कि वो प्रॉफिट जो कमा रही है कंपनी वो सिर्फ कुछ 1-2 क्वार्टर्स या एक आध साल के लिए कमा रही है, या फिर वो आगे जाके कंपटीशन बढ़ भी जाता है फिर भी वो अपनी एक मोनोपोली या अपना एक प्रॉफिट मेंटेन कर पाती है या नहीं। और इसके अलावा पी, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस। जिस प्राइस पे हम लोग वो कंपनी या वो बिज़नेस खरीद रहे हैं उस पोर्टफोलियो में, वो प्राइस जो है वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है। ये 4 चीज़ें जब हम लोग ये फ़िल्टर अप्लाई करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू फंड मैनेजर, तो 150-170 में से सिर्फ 70 से 90 कंपनी रह जाती हैं। और आखिरी जो एक फ़िल्टर हम लगाते हैं एग्जैक्ट पोर्टफोलियो पे आने के लिए, वो हम लगाएंगे अर्निंग एक्सपेक्टेशन। Companies with minimum additional expected earnings 3 to 5 year growth of 3% over benchmark available at relatively attractive valuation। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंपनी हमने पोर्टफोलियो में ली उसकी अगले 3 से 5 साल की जो अर्निंग ग्रोथ है वो अपने बेंचमार्क से, सेक्टर बेंचमार्क से 3% कम से कम बेटर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एयरटेल लिया पोर्टफोलियो में, तो सेक्टर अगले 3 से 5 साल में अगर टेलीकॉम सेक्टर की अर्निंग ग्रोथ 12% रही, तो एयरटेल की अर्निंग ग्रोथ 15% रहनी चाहिए कम से कम। इसका मतलब ये होगा। और ओवरऑल जब हम लोग हर एक कंपनी का सेक्टर बेंचमार्क से अल्फ़ा 3% मान के चल रहे हैं, इसका मतलब वो ये हुआ कि जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको भी अपने बेंचमार्क से कम 3% से बेहतर करना पड़ेगा अर्निंग ग्रोथ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंचमार्क से 3% बेहतर कम से कम होना चाहिए अल्फ़ा रिटर्न इस पोर्टफोलियो का। और ये जो सारे फिल्टर्स हैं ये 80% ऑफ द पोर्टफोलियो पे लागू होंगे। अप टू 20% ऑफ द पोर्टफोलियो मे बी एन एक्सेप्शन टू दिस। इसका मतलब है कि 80%, 100 में से 80% पे ये लागू होगा। 20% फंड मैनेजर अपने हिसाब से इस फिल्टर के बाहर भी कोई कंपनी अगर उसको लगता है कि पोटेंशियल है, अच्छी है, तो वो चाहे तो पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकता है। ओवरऑल पोर्टफोलियो 20 से 30 स्टॉक का रहने वाला है। अगर हम बात करें, अगर इस स्लाइड पे हम आएँ तो आप देखेंगे कि ये आपको कंपैरिजन दिखा रहा है प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज़ का वर्सेस एमएनसीज़ एंड पीएसयूज़। तो आप देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू, ये 10 साल का डेटा है। तीनों में प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज़ ने जो है वो एमएनसीज़ को और पीएसयूज़ को बीट किया है। इसका मतलब ये है कि जो प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज़ हैं जिनमें हम 26% मिनिमम शेयर होल्डिंग रही है प्रमोटर की, उन्होंने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू, सेल्स, तीनों में बाकी दोनों सेक्टर्स ऑफ कंपनी से अच्छा किया है।
तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ कंपनीज जो प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज थी 2012-13 में वो 306 थी, आज की डेट में वो 322 हैं। तो 1.1x का ग्रोथ हुआ है प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज में विद इन निफ्टी 500। जो मार्केट कैप है टॉप 500 में प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज की वो 50% से हट के अब 69% हो गई है, जहाँ पे कि 26% या उससे ज़्यादा की प्रमोटर होल्डिंग रही है, कम से कम 26% की। और एवरेज मार्केट कैप भी 3.2x से बढ़ गया है इन कंपनीज़ का, अगर हम बात करें पिछले 10 सालों की। तो ये सब दिखा रहा है कि प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज़ अपना दबदबा लिस्टेड टॉप 500 कंपनीज़ में किस तरीके से बना रही हैं, और यही रीज़न है कि क्यों ये कंपनीज़ आगे जाके दिखता है कि बेहतर कर सकती हैं। कंपनी अगर हम मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की बात करें तो ये करीबन 35 साल पुराना ग्रुप है। दो लोगों ने मिलकर ये कंपनी स्टार्ट की थी, मोतीलाल ओसवाल जी और रामदेव अग्रवाल जी ने। आज की डेट में 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी में। 1987 में एक सब ब्रोकिंग यूनिट के तौर पे स्टार्ट की गई कंपनी थी। आज की डेट में अगर हम देखें तो 10,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का, और 4200 करोड़ का रेवेन्यू करती है कंपनी। अगर हम बात करें AIFs की, तो सबसे पहला AIF 2016 में आया था। हम लोग कैटेगरी 3 में मार्केट लीडर्स हैं। हम लोग एवरेज मतलब अगर हम बात करें टोटल AUM की, तो हम लोग लगभग 5700 करोड़ AIFs में मैनेज करते हैं कैटेगरी 3 में। हम लोग 3400 करोड़ रुपए वापस लौटा चुके हैं सक्सेसफुली क्लाइंट्स को 2016 से लेकर, अगर अभी तक की बात करें जितनी भी AIFs आए हैं उनमें। और जो एवरेज IRR रहा है क्लाइंट के हाथ में वो 16.3% रहा है। तो आप अगर देखें तो वी आर द लीडर्स इन द AIF कैटेगरी 3 प्रोडक्ट्स। सो ये कुछ और डिटेल्स अबाउट मोतीलाल ओसवाल ग्रुप। तो ये हमारी फ़िलॉसफी जो है QGLP, ये 190 प्लस कंपनीज़ में हम लोग इसको अप्लाई कर चुके हैं अपने यूनिवर्स में आज तक। टोटल 47,000 करोड़ हम लोग मैनेज करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स, AIF, PMS, जिसमें से अगर हम बात करें AIF की तो हम लोग लगभग 5700 करोड़ मैनेज करते हैं। और 20 ईयर्स से ज़्यादा का हमें इक्विटी रिसर्च का, इनफैक्ट 35 ईयर्स का इक्विटी रिसर्च का हमारा बैकग्राउंड है एज अ ग्रुप। रिसर्च टीम की बात करूं तो हमारे रिसर्च टीम में रामदेव अग्रवाल जी, जिनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, नवीन अग्रवाल जी जो CEO MD हैं कंपनी के, और प्रतीक अग्रवाल जी जो कि पहले ASK में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे और अब हमारे साथ एज अ MD एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो अ CIO फॉर द ग्रुप। ये 3 लोग जो हैं मिलके रिसर्च टीम का पार्ट हैं, दे आर हेडिंग इट। और इनके अंडर 5 PMS AIF फंड मैनेजर्स हैं, 5 म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं और 12 एनालिस्ट हैं। तो इट्स अ बिग टीम ऑफ एनालिस्ट फंड मैनेजर्स। लगभग 25 प्लस लोगों की टीम है जो कि ओवरऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं। ये कुछ एक्सपीरियंसेस या इनके ट्रैक रिकॉर्ड हमारे चेयरमैन के, हमारे MD CEO के और हमारे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के। इसके अलावा वैभव अग्रवाल जी जो हैं वो मेजरली इस प्रोडक्ट को देखेंगे। प्रतीक अग्रवाल जी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, पर मेन फंड मैनेजर वैभव अग्रवाल होंगे। ये रामदेव अग्रवाल जी के पुत्र हैं और करंटली 2000 करोड़ रुपया मैनेज कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल AMC में। इनका जो एक और प्रोडक्ट है जो ये मैनेज कर रहे हैं 2014 से लेकर अभी तक, फोकस्ड अपॉर्चुनिटीज़, उसने निफ्टी मिड कैप के मुकाबले विच इज़ द बेंचमार्क 6.5x का रिटर्न दिया है। तो आउट परफॉर्मेंस 2.2x की रही है, जो ये एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं हमारे साथ सिंस 2014। ये प्रोडक्ट का सिर्फ एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट 6 साल का प्रोडक्ट है, 2 साल की एक्सटेंशन के साथ फैसिलिटी अवेलेबल है, प्रोविज़न अवेलेबल है। यानी कि फ़ंड मैनेजर चाहे तो इसको 6 के बाद 2 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, बट क्लाइंट विल बी फ्री टू टेक आउट द मनी अगर 6 साल के बाद भी अगर एक्सटेंड होता है प्रोडक्ट। आज तक सिर्फ एक प्रोडक्ट एक्सटेंड हुआ है। इसके अलावा हमने 2 AIFs हमारे प्री मच्योर करे हैं 8 से 9 महीने पहले मैच्योरिटी टाइम पीरियड से। एग्ज़िट लोड अगर आप देखें तो 2 साल तक क्लाइंट पैसा नहीं निकाल सकता है। 2 साल के बाद क्लाइंट चाहे तो निकल सकता है विद द एग्ज़िट लोड ऑफ 4%, अगर वो 2 से 3 साल में निकालता है, 3% अगर वो 3 से 4 साल में निकालता है, और 2% अगर वो 4 से 5 साल में निकालता है। लास्ट ईयर में कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं है।
पैसा 1 करोड़ रुपया जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 तरीके से दी जा सकती है। पहला तरीका 30% इनिशियल फॉलोड बाय अदर ड्रॉडाउन, यानी कि 30% कमिटमेंट अमाउंट का। मिनिमम कमिटमेंट 1 करोड़ की चाहिए ही चाहिए। क्लाइंट चाहे तो उससे ज़्यादा की भी कमिटमेंट अमाउंट दे सकता है। हमें 30%, अगर 1 करोड़ की बात करूँ तो हमें 30 लाख रुपए अभी चाहिए होगा सब्सक्रिप्शन के लिए, और बाकी 70 लाख रुपए फंड मैनेजर अपने हिसाब से अगले 9 से 12 महीने में कॉल करेंगे। दूसरा तरीका है 10% इनिशियल फॉलोड बाय 9 SIPs, यानी कि 10 लाख रुपए महीने की SIP के तौर पे भी 1 करोड़ रुपए अगले 10 महीने में दिए जा सकते हैं। 2.5% की मैनेजमेंट फ़ी है अगर कमिटमेंट अमाउंट 1 से 2.5 है, और जैसे जैसे कमिटमेंट अमाउंट बढ़ता जाता है वैसे आप देखेंगे मैनेजमेंट फ़ी कम होती जाती है। और इसके अलावा मंथली रिडेम्पशंस अवेलेबल हैं। पहले 2 साल पैसा नहीं निकल सकता है, और 6 साल का प्रोडक्ट है, यानी कि जनवरी 2023 में स्टार्ट होके ये जनवरी 2029 तक ये प्रोडक्ट जो है कंटिन्यू रहेगा, और उसके बाद पैसा वापस लौटा दिया जाएगा क्लाइंट्स को। तो ये है मेजरली प्रोडक्ट और इसके कुछ फीचर्स जो हमने आपसे डिस्कस किए। कोई और भी जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं फर्दर। थैंक यू।